बहुत लोगों को लगता है कि एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होती है वो ऑटोमेटिकली टैक्स फ्री होती है। लेकिन क्या डेयरी इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम है? क्या एग्रीकल्चर लैंड का रेंट हमेशा एग्जम्प्ट होता है? और अगर किसी पर्सन के पास सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम दोनों हो तो टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? आज हम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव से एग्रीकल्चरल इनकम को समझेंगे, सिंपल हिंदी में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 21A में दिया गया है, जो कहता है एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम होती है जो एग्रीकल्चरल लैंड से और एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से डायरेक्टली अराइज होती है। अब थोड़ा डेप्थ में समझे तो एग्रीकल्चरल इनकम होने के लिए जनरली 3 इसेंशियल कंडीशंस होती है। लैंड एग्रीकल्चरल होनी चाहिए और इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। सेकंड, उस लैंड पर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होने चाहिए। और थर्ड, इनकम का डायरेक्ट नेक्सस एग्रीकल्चरल लैंड से होना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ लैंड का ओनरशिप होना सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जैसे कि सोइंग, प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग होना जरूरी है। अगर इनकम का कनेक्शन लैंड और कल्टीवेशन से डायरेक्ट नहीं है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका है कि कल्टीवेशन से इनकम। अगर फार्मर अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पर क्रॉप्स उगाता है जैसे वीट हो, राइस, शुगर केन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उन्हें सेल करता है तो ये पूरी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी और जनरली टैक्स एग्जम्प्ट होती है। अगर कोई पर्सन अपनी एग्रीकल्चरल लैंड किसी और को फार्मिंग पर्पस के लिए रेंट पर देता है तो जो रेंट रिसीव होता है वो भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि लैंड की एक्चुअल यूज एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। अगर लैंड कमर्शियल यूज के लिए दी गई है तो टैक्स का ट्रीटमेंट चेंज होगा। अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केटेबल बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग की जाती है, बेसिक प्रोसेसिंग जैसे क्लीनिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, उससे इनकम का नेचर एग्रीकल्चरल इनकम ही रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे रॉ पैडी को ड्राई करके बेचना या वीट को क्लीन करके बेचना, ये अभी भी एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक चली जाए तो इनकम का नेचर बिजनेस इनकम बन सकता है। अभी किस इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम समझा जाता है, इसे समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल पार्ट है, हर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती। फॉर एग्जांपल डेयरी फार्मिंग इनकम। डेयरी फार्मिंग लैंड से डायरेक्ट कल्टीवेशन एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मिल्क सेल से जो इनकम होता है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता। ये जनरली बिजनेस इनकम के अंडर टैक्सेबल होता है। पोल्ट्री एंड फिशरीज इनकम। पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी एग्रीकल्चरल इनकम के स्कोप में इंक्लूड नहीं होती क्योंकि ये कल्टीवेशन ऑफ लैंड पर बेस्ड नहीं होती। ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। अगर कोई ट्रेडर मंडी से क्रॉप्स खरीदता है और प्रॉफिट पे बेचता है बिना खुद कल्टीवेशन किए तो ये बिजनेस इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं। एग्जाम्पल, आपने वीट खरीदा और बेचा, आपने वीट उगाया और बेचा तो वो एग्रीकल्चरल इनकम होगा। प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट्स। अगर फ्रूट्स से जैम, पिकल्स, पैकेट जूस या ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मानी जा सकती है। इस केस में इनकम एग्रीकल्चरल नहीं बल्कि बिजनेस इनकम ट्रीट हो सकती है। अब कुछ एक्टिविटीज में इनकम प्योरली एग्रीकल्चरल नहीं होती बल्कि कॉम्पोजिट नेचर की होती है। मतलब एग्रीकल्चरल इनकम पार्टली होता है और पार्टली बिजनेस इनकम होता है। फॉर एग्जांपल, टी, कॉफी और रबर प्लांटेशंस में इनकम प्योर एग्रीकल्चरल नहीं होती क्योंकि यहाँ कल्टीवेशन के साथ प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। इसलिए इनकम टैक्स रूल्स ने फिक्स रेशियो प्रिस्क्राइब किया है। जैसे टी में 60% एग्रीकल्चरल,
कॉफ़ी में 75 या 60% डिपेंडिंग ऑन प्रोसेसिंग और रबर में 65% एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट की जाती है। बाकी का पोर्शन टैक्सेबल बिजनेस इनकम ट्रीट होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। नॉर्मली एग्रीकल्चरल इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टैक्स कैलकुलेशन में कंप्लीटली इररिलेवेंट है। व्हेन पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाइज, पार्शियल इंटीग्रेशन तब अप्लाई होती है जब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 5,000 से ज़्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, जो कि एज पर करंट रेट्स एज पर न्यू टैक्स रेजिम इज 4 लाख रुपीज़। एक डिटेल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मानो आपका सैलरी और बिजनेस इनकम इज 13 लाख रुपीज़ और आपका एग्रीकल्चरल इनकम है 4 लाख रुपीज़, तो टोटल इनकम हुआ 17 लाख रुपीज़। स्टेप 1 होगा, पहले टोटल इनकम दैट इज 17 लाख पे कंबाइंड इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स, जो आता है 1,40,000। स्टेप 2 होगा, एग्रीकल्चरल इनकम और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को ऐड करके टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि आता है 20,000 रुपीज़। और स्टेप 3 है फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, जो कि है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, जो आता है 1,20,000, दैट इज 1,40,000 माइनस 20,000 रुपीज़। अब समझो कि अगर इस पर्सन का सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम होता तो इसे 0 टैक्स भरना पड़ता, और अगर सिर्फ उसका सैलरी या बिजनेस इनकम होता तो उसे बस 75,000 का टैक्स भरना पड़ता। लेकिन उसका सैलरी और बिजनेस इनकम और उसके साथ एग्रीकल्चरल इनकम भी होने की वजह से उसका टैक्स फ्रॉम 75,000 इट वेंट टू 1,20,000, यानी कि 45,000 से उसका टैक्स बढ़ा। तो इनडायरेक्टली आपको एग्रीकल्चरल इनकम होने की वजह से 45,000 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। तो आपको ये समझना होगा, एग्रीकल्चरल इनकम पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन ये आपको हायर टैक्स स्लैब में पुश कर रही है। नाउ लेट्स कम टू कैपिटल गेन। आप समझते हैं कि अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड सेल कर दी तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि एग्रीकल्चरल लैंड बेचने पर हमेशा टैक्स नहीं लगता। चलो इसे समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कैपिटल एसेट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने जो एसेट सेल किया है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है तो आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स यानी इनकम टैक्स भरना होगा एट एप्लीकेबल रेट्स। अब एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को इनकम टैक्स कैपिटल एसेट ही नहीं मानता, इसलिए इसकी सेल पर कैपिटल गेन टैक्स यानी इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस लैंड को सेल करने पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। आप समझते हैं कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड में क्या फ़र्क होता है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपकी लैंड को अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा अगर लैंड म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट लिमिट्स के अंदर है। जिन म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, या आपका लैंड म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट लिमिट्स के 2 या 6 या 8 किलोमीटर के अंतर पर है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट, तो उस लैंड को अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। तो इनकम टैक्स ने सिंपल डेफिनेशन दिया है, अगर आपका क्राइटेरिया मीट होता है तो आपका लैंड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, और उसको छोड़ के अगर दूसरे एरियाज में आपका लैंड है तो वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। तो फाइनली एग्रीकल्चरल इनकम का कंक्लूजन ये है कि हर फार्मिंग रिलेटेड इनकम ऑटोमेटिकली टैक्स फ्री नहीं होती। करेक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ज़रूरी है, और बिटवीन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बहुत क्रिटिकल है फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव।